बर्निंग बस को लेकर महेंद्र मेघवाल का पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हुआ है। महेंद्र पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा गांव आ रहे थे। लवारन से परिवार रवाना हुए जोधपुर। महेंद्र मेघवाल जैसलमेर में सेवारत हैं। जैसलमेर की इंदिरा कॉलोनी में किराए पर रहते थे। सभी परिवार के साथ छुट्टियों पर आ रहे थे गांव। महेंद्र पत्नी पार्वती, बेटी खुशबू, दीक्षा और बेटा शौर्य बस में थे। सेतरावा के पास लवारन गांव में ये रहते थे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ऐसी कई दर्दनाक कहानियां इस हादसे से निकलकर सामने आई है। एक पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हो गया और चंद सेकंड में ही पूरा परिवार जलकर राख हो गया। ये खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं जहां पर महेंद्र मेघवाल जैसलमेर में सेना में सेवारत है और बताया जा रहा है कि इस बस में महेंद्र का भी पूरा परिवार शामिल था। महेंद्र पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटा जो गांव जा रहे थे और इस बस में सवार थे। और जब बस में आग लगी, परिवार बाहर नहीं निकल पाया और इस पूरे अग्निकांड में ये पूरा परिवार जलकर राख हो गया। ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसलमेर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि बस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। देर रात शवों को बीएसएफ के ट्रकों से जोधपुर भेजा गया है। जोधपुर में डीएनए जांच के बाद उनकी शिनाख्त की जाएगी। 15 यात्रियों का जोधपुर में इलाज चल रहा है। सीएम भजनलाल रात को ही जैसलमेर पहुंच गए थे। चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, इस हादसे की बहुत सारी कहानियां हैं जो सच में झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि आप परिवार के लोगों के बीच मौजूद हैं। गमगीन माहौल है, क्या परिवार कह रहे हैं? एक माँ जिसके आंसू थम नहीं रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करेंगे माता जी से। माता जी, कौन है आपके यहाँ पे? माता जी कौन है? बच्चे हैं आपके दोनों? क्या स्थिति है उनकी? जैसलमेर गए ने एक्सीडेंट हो गया, आग लगी बस। अभी बच्चियों की क्या स्थिति? मिले आप उनसे? बच्चियों से मिले आप? कहाँ मिले? मिला ना, मैं जाऊँ को नहीं जाऊँ। क्या नाम है आपकी बेटियों का? तीनों मोटी ममता जी भागा। आपके मुख्यमंत्री जी से या किसी से बात हुई यहाँ पे? आपके क्या डॉक्टर ने क्या कहा है? संक्रांत की होते तो पीछे आई। तो आप देख सकते हैं कि जो माँ के आंसू है वो थम नहीं रहे हैं। जो हालात है, जो स्थिति है, चिंताग्रस्त है। 2 बेटियां इनकी यहाँ पर भर्ती है। दोनों का इलाज यहाँ पर जारी है और जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो सारे चिंतित हैं। कहीं ना कहीं किस तरह के जो जलन से उनके परिवार के लोग हैं वो पीड़ित हैं, उसको लेकर लोगों में जो है एक कहीं ना कहीं तकलीफ जो है बहुत ज्यादा है। सर, आपके कौन है यहाँ? मैं तो पहले 1.5 महीना पहले यहाँ मेरे को बहन भर्ती है, वो भी जली थी। अब धीरे धीरे ठीक हो रही। जैसलमेर तो कुछ नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका। देखिए, बात करें तो जो मुख्यमंत्री जी से इनकी क्या बात हुई? आपसे सीएम साहब की क्या बात हुई? सीएम साहब ने तो यही कहा कि हॉस्पिटल में आपको अच्छा इलाज मिलेगा। पूरा प्रशासन, पूरा चिकित्सक टीम है, वो आपके सहयोग करेगी। मेरी भी सब प्रशासन से बात हो रही है, हर संभव आपकी मदद की जाएगी। पर जो चिकित्सा व्यवस्था है सर, वो मतलब इतनी वो नहीं है जितनी कल सीएम साहब का दौरा था, सीएम साहब आए, वो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके जो परिजन है उससे आप मिले? परिजन से मैं मिला हूँ, वो बात नहीं कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं अंदर? एक पीर मोहम्मद नाम है, एक भागा है, एक यूनस है, एक इमामत है। कितने फीसदी जले हुए? ये 50-60% से ऊपर है सर। बहुत गंभीर हालात में है अभी तो। मतलब कितने लोग यहाँ पे आए हो? हम तो यहाँ 10-15 परिजन पूरे आए हुए हैं। जैसलमेर से हमारे आए हुए हैं। जैसलमेर में जो ये हादसा हुआ, वाकई दुखद हादसा है। 20 लोग अब तक मर चुके हैं। ये हालात जो है, एक्सीडेंट हुआ, बस के अंदर किस तरह से हालात हुए, इसके बारे में आपको जानकारी है? क्या कमियां रही बस में? बस तो सर क्या एकदम नई बस थी। बस के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था बस का कर रहे हैं कि गेट भी नहीं खुला। हमें बताया था कि बस का गेट भी नहीं खुला था। एग्जैक्ट जो दरवाजे होते हैं बस में, वो भी सब क्या ड्राइवर के हाथ में होते हैं, तो ड्राइवर वो भाग गया था। तो मतलब सर जो ये हमारे परिजन थे, ये कांच तोड़ के बाहर निकले थे। तो दो बच्चे थे इनके, वो बस के अंदर ही रह गए। तो सर ये बहुत दुखद घटना हुई। 6 लोग आपके परिवार से? 6 लोग थे। 2 लोग तो वो बस के अंदर, अभी हम पता नहीं है कुछ। क्या नाम है उनका? क्या नाम है?
उनका नाम, बच्चियां हैं दो, एक का नाम है रहमत थी, एक का नाम था कबीर नाम था। वो अंदर ही रह गए, बाहर नहीं, अंदर रह गए। फिर वो हमने वहाँ गए, जैसमेर हॉस्पिटल गए, फिर एम्बुलेंस से यहाँ भेजा। एम्बुलेंस की व्यवस्था, कंपाउंडर की व्यवस्था सर बिल्कुल जीरो व्यवस्था है वहाँ पे। एम्बुलेंस ने तो डीजल भी हमने हम हमारे पैसों से भरवाया। उसमें ओटीपी का सिस्टम होता है, 20 मिनट वहाँ वेट कर दिया। तो जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो रही है। अब यहाँ जो हालात है, जितने परिवार के लोग, अलग अलग परिवार के लोग बैठे हैं, रात से आप यहाँ पर हो, अस्पताल में जो इलाज चल रहा है, आपके परिजनों को आपने देखा है, क्या स्थिति है, उनसे बात हुई है, क्या बात मिले? जैसे हम खुद आईसीयू वार्ड में गए थे, मेरे भाई है, पर सर जो हॉस्पिटल में जो इलाज है वो हमें अभी पता नहीं चल रहा है कि कितने %, अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। पर कहीं न कहीं लचीली व्यवस्था है, इतनी मतलब वो नहीं है कि जो सीरीज लेके करे, वो नहीं है व्यवस्था। ठीक है, हमें आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक हो जाए, ठीक है, हम तो बाहर बैठे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के जब हादसे होते हैं तो सीखने को मिलता है। आपको लगता है कि जो बसों में सफर करने वाले लोगों को ट्रेंड होने की जरूरत है, या सरकार को भी इसको लेकर कुछ करने की जरूरत है? सबसे पहले जागरूकता होनी जरूरी है। सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि बस को एग्जिट दरवाजे कहाँ होने चाहिए, ट्रेनिंग बसों वालों को देने चाहिए। जो ये अधिकारी होते हैं आरटीओ विभाग, ये सर बसों को वीडियो कॉल के माध्यम से इनको फिटनेस कर देते हैं, बसें कहाँ खड़ी होती है, बसों का मतलब कैसे इनको करना सिस्टम। ये बसें जो बसों के जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ बसों के पंजीयन कर देते हैं। तो परिवहन विभाग का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सर सरासर गलत है। आम आदमी को नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटल में भी आम आदमी चल रहा है, मतलब सब जगह। मतलब देखा जाए तो ये मतलब प्रशासन यदि सचेत रहे तो ये हादसे जरूर कम हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो माँ, यहाँ से एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा, शून्य में झांकती आंखें, लगातार अविरल बहते आंसू और चिंता अपनी 2 बेटियों की कि वो जल्द ठीक हो जाए। इसके अलावा तमाम जो लोग यहाँ पर आप देखेंगे, जो परिजन हैं, वो परिजन बैठे हैं। इंतजार है ऐसी रिपोर्ट का कि पता चले कि उनके जो रिश्तेदार है कितना फीसदी जले हुए, क्या उनकी स्थिति है और किस तरह से जो है उनके इलाज चल रहा है। क्योंकि अस्पताल में जो इलाज चलता है, बर्निंग केसेज होते हैं, उसमें जो इलाज किया जाता है उसमें सबसे पहला जो कवायद ये रहती है कि जो मरीज है उसको जो शरीर में से उत्पन्न होने वाली जलन है उससे उसको राहत दिलाई जाए। तो सबसे पहले जो मलहम लगाया जाता है और जो दवाएं लगाकर जो स्किन को ठंडा करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में कई लोगों को ऐसा फील होता है कि इलाज जो है त्वरित गति से नहीं चल रहा। जैसे बिल्कुल चंद्रशेखर, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन ऐसी है कि जी। परिवार के लोग परेशान हैं, अंदर डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, लेकिन अभी परिवार के लोगों के लिए इस चीज़ों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल भरा जरूर होगा। लेकिन कुछ समय बाद जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ बातें निकलकर सामने आ पाएंगी। मैं लौटूंगी आपके पास, सावलदान के पास सीधे हम चलते हैं। सावलदान, एक सवाल जो लगातार परिवार के लोग उठा रहे हैं वो ये है कि हादसे के बाद उन्हें समय रहते इलाज नहीं मिल पाया। एक बड़ी लापरवाही जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिली, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या वहां पर एम्बुलेंस प्रॉपर नहीं थी? हादसे के आधे घंटे बाद जैसलमेर का प्रशासन जागा और फायर ब्रिगेड सहित तमाम एम्बुलेंस वो मौके पे पहुंचे। उससे पहले जहां जो लोग थे आर्मी के जवान, वो देवदूत बनकर उन्हें बाहर निकाला, आनंद फानन में उन्हें जैसलमेर चिकित्सालय पहुंचाला। साफ तौर से देखा जाए तो परिजनों का आरोप वाजिब है, उनका कहना सही कि जो स्वास्थ्य सिस्टम होने चाहिए वो पूर्ण नहीं थे, इस कारण तत्काल प्रभाव से उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया। बड़ी दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है जो 200 थे उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया। अब ये परिजन है, उनके घरों में बेहाल है, उनके दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट चुका है, लेकिन अब वो परिवार के लोग जोधपुर जाएंगे, फिर अपना डीएनए करवाएंगे, फिर उन सैंपलिंग होगी, सैंपलिंग से उन शवों की शिनाख्त होगी। लेकिन यहाँ जैसलमेर में जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी चिकित्सा विभाग है, तमाम सरकारें हैं, वो बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उन दावों की ये भी पोल खुल गई क्योंकि 20 शवों को एक साथ रखने की जगह नहीं, कारण आज 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर जैसलमेर जाना पड़ रहा है। साफ
तौर से जो परिजनों का आरोप है वो काफ़ी हद तक सही है, क्यों जो स्वास्थ्य विभाग की लचर तरीके से व्यवस्थाएं न होने के कारण है जोधपुर रेफर कर गया। उसमें एक जो मरीज था उनकी बीच रास्ते और दम तोड़ दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि पीछे की यूनिट में आग लगी ये जानकारी प्रथम दृष्टया सामने आती है और कहीं ना कहीं एग्जिट गेट नहीं था, इस वजह से भी ये हादसे हुए। और कुछ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरटीओ वीडियो कॉल के माध्यम से ही बसों को अप्रूव कर देता है। देखिए, ये तो इस बात की पुष्टि कहीं ना नहीं की जा सकती, लेकिन जो आरोप है परिजन उनका दर्द है, उनका दिल टूट चुका है, उनके घर में उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, वो लगातार आरोप साफ तौर से देखा जाए परिवहन विभाग में स्टाफ की कमी के कारण, अधिकारियों की कमी के कारण ऐसी घटना सामने आ रही, क्योंकि उस समय पे चेकिंग नहीं हो रही है, उनके समय पे कागजों की जांच नहीं हो रही है, फायर सिस्टम को नहीं देखा जा रहा है। आखिर अब ये बड़ा हादसा हुआ, 20 लोगों की ये जान गई, अब ये प्रशासन बड़े दावे करे। मैं कैमरामैन से आग्रह फिर करूंगा, उधर से दिखाएंगे। इस स्थान पर अभी तक देखिए पुलिस का कोई प्रकार जवान खड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ी दुख है, इससे ही लापरवाही कही जा सकती है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा ग्राउंड जीरो से हमें लगातार झूम करके पूरी तस्वीरें दिखाई। इस स्थान पे कपड़े जले हुए हैं, खून के धब्बे हो सकते हैं, तमाम जो मलबा है वो ये इसी स्थान है, इसको एक्वायर्ड कर दिया है। क्राइम सीन डू नॉट क्रॉसेज, इसकी जगह जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपको हम जूम करके कैमरामैन से आग्रह करूँगा और पूरा दृश्य दिखाएंगे। कई कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं, 20 लोगों की जान इसी जगह गई है और इस फेलियर सिस्टम सेटिंग वाले सिस्टम से लोगों की जान गई है। लेकिन जो परिजन लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारे को जो प्रॉपर सुविधा मिलनी चाहिए चिकित्सा विभाग की, वो नहीं मिली है। बेहतर ये चिकित्सा सुविधा मिलती तो एक व्यक्ति की और जान बच सकती थी, उनको प्रॉपर यहाँ इलाज मिल सकता था, उनका प्रॉपर यहाँ उपचार हो सकता था। अब भी देखिए, जो सुरक्षा लिहाजे से बात की जाए, यहाँ पुलिस के जवान तैनात होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कोई प्रकार का जवान तैनात नहीं है। यहाँ से रात से ही लगातार परिवहन विभाग को, पुलिस को सघन चेकिंग करनी चाहिए थी, वाहनों की चेकिंग करनी थी, लेकिन कोई प्रकार की यहाँ चेकिंग नहीं की जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री भले इस मामले को लेकर संवेदनशील थे, देर रात को यहाँ पहुंचे, मुलाकात की, परिजनों से देर रात जोधपुर जा कुशल सहम पूछी, उनसे जल्द स्वास्थ्य की कामना की, शिक्षा विभाग अधिकारी को निर्देश दिए। पोखरण विधायक बहन प्रतापपुरी महाराज से वो भले हादसे के वक्त यहाँ पहुंचे, उन्होंने पल पल की अपडेट दिए, सारथी बन के, देवदूत बन के उनका साथ दिया, योद्धा बनकर मरीजों को वहाँ से शिफ्ट करवाया, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई प्रकार का बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। वो कहीं ना कहीं जो पीड़ित है, जिसके परिवार से 20 लोगों की जान गई है, 20 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, जो दिवाली का पर्व जश्न था वो आज गमगीन माहौल में तब्दील हुआ, शोक के माहौल में तब्दील हुआ। वो लोग ये चाह रहे हैं कि प्रशासन सख्त एक्शन ले, लापरवाहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, जिसके कारण हमारे परिवार से लोगों की जान गई है। क्या ये भी है, क्योंकि स्थानीय लोग ये भी कह रहे थे सावलदान की बस में पटाखे भी रखे हुए थे? देखिए, इस बात की कोई प्रकार की पुष्टि नहीं की जा रही है, ये जांच का विषय, ये पूरी जांच होगी। घायल व्यक्ति है वो स्वस्थ होंगे, चालक और परिचालक से वो इस बात को लेकर बयान लेंगे, पूछताछ करेंगे, वो व्यक्ति ही इस मामले को लेकर खुलासा करेंगे कि इसमें बस में फटाके थे नहीं थे, या जो हादसे में जो ऑक्सीजन था उसका ब्लास्ट हुआ। और इसमें जो टैंक है, वो सबसे बड़ी बात जो सूत्रों से अहम जानकारी मिल रही है, जो टैंक है वो नहीं फटे हैं। टैंक फटते तो और आसपास के इलाकों में बड़ी जनहानि हो जाती। जो बस है उसको सेफ्टी के साथ सेना के एरिया में खड़ा करवा दिया, वहाँ से जांच होगी, पड़ताल होगी, विभिन्न पहलुओं पे जो टीमें होगी वो जांच कर पाएगी। जी ठीक है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी लापरवाहियां जो निकलकर सामने आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। चंद्रशेखर, आप इस वक्त एक ऐसे माहौल में हैं जहां आपके आसपास सभी वो लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिवारों के वापस लौटने की आस में बैठे हुए हैं। ऐसे में किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, क्या सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं? क्या मुख्यमंत्री अस्पताल आज भी पहुंचेंगे परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात को ही लौट चुके थे। बात करें तो ये जो पूरा घटनाक्रम है उसे समझने की जरूरत है। कई यक्ष प्रश्न जो है इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारे साथी सावलदान ने बताया कि
एसी जो है जुगाड़ के माध्यम से चलाया जा रहा था। यदि वो नई बस होती तो संभवतः उसे एसी को जो है जुगाड़ से चलाने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी बॉडी होती है, पुराना परमिट होता है, उसमें जो नई बॉडी लगाकर जो है बस को मॉडिफाई किया जाता है। कहीं ये ऐसा तो नहीं। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह की बात यहाँ पर अभी एक मरीज के तीमारदार ने बताई थी कि वीडियो कॉल के माध्यम से जो है बसों का जो है वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। साथ ही जो हालात वहाँ पे हुए होंगे, जैसे ही वहाँ पे घटनाक्रम घटा होगा, प्रशासन को जानकारी मिली होगी, जोधपुर से एम्बुलेंस का जत्था जो है वहाँ पहुँचा होगा, उसके बाद वहाँ से वापस लाया गया। तो ऐसे में एक लंबा सफर था, तो निश्चय रूप से जो है एम्बुलेंस में पेट्रोल, कुछ एम्बुलेंस में डीजल भी जो है रीफिलिंग कराने की आवश्यकता रही होगी। इसके अलावा यहाँ पहुँचने के बाद जो तमाम चिकित्सा सुविधाएं हैं वो भी बहुत पहले से जो है जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जो यहाँ पर निर्देश जारी किए थे और तमाम सुविधाएं यहाँ पर की गई। हमने खुद कल देखा था कि प्रत्येक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर और एक जो नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। रास्ते में ही जो है ट्रीटमेंट देने शुरू कर दिए गए। तो एम्बुलेंस में पहले ही जो है बर्निंग केस की जो दवाएं वो साथ में भेजी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो जोधपुर है, यहाँ पर जो शव आ रहे हैं उनका डीएनए किया जाएगा, फॉरेंसिक उनकी की जाएगी। उसके बाद जो है परिवार के लोगों से डीएनए से मैच करवाया जाएगा। और कई ऐसी लाशें हैं जिनकी पहचान डीएनए के माध्यम से होगी। तो चूंकि इतनी बड़ी त्रासदी है, कहा जा सकता है एक बड़ी घटना जो है जो राजस्थान में घटित हुई है, वो भी दीपावली के त्यौहार के दौरान, जब एक बर्निंग बस जो है वो लोगों को काल कलवित कर लेती है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से अभी एक तीमारदार ने बताया कि जब ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद ड्राइवर जो है उसके हाथ में पूरा पैनल होता है, वो कहाँ से दरवाजा खुले क्या खुले, लेकिन वो वहाँ नहीं था। इसके अलावा कल एक मां ने मुख्यमंत्री से कई सवाल जो है पूछने के लिए वहाँ रात को पहुंची थी। उसकी 2 बेटियां यहाँ पर इलाज ले रही है। उसका ये कहना है कि भले ही उसकी 2 बेटियां जो चलती बस में, उसने आरोप लगाया कि जब घटना घटित हुई उसके बाद लगभग 800 मीटर तक जो बस को दौड़ाया गया था और लोगों को मौका ही नहीं मिला निकलने के लिए। और जब वो उनकी बेटियां बाहर चलती बस में कूदी तो वो दोनों जो है घायल हुई है। और दूसरा, वो ये सवाल पूछने के लिए आई थी कि इस तरह की घटनाएं होती तो उससे हम क्या सीखने वाले हैं, आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछने के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में देर रात पहुंची थी। लगातार वो पुलिसकर्मियों से जो है कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उस घेरे को तोड़कर सीएम साहब के पास पहुंचे और अपने सवाल बिल्कुल पूछे। चंद्रशेखर, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये आपकी घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी हैं और इन पर अंकुश लगाने की बहुत जरूरत है। देखिए, यहाँ पे 2-3 सवाल और ये भी उठते हैं, क्योंकि एक तरफ तो सरकार पूरे इंतजाम कर रही है, अपनी तरह से मुख्यमंत्री ने सारे इंतजाम किए हुए हैं, प्रशासन को एक्टिव किया, लेकिन वो होता है ना कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कुछ भ्रष्ट लोग कहीं ना कहीं उन सभी आदेशों को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। और वही इस बस में भी हुआ है। यहाँ पर अगर सारे मानकों को ध्यान में रखा गया होता तो ऐसा होता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चंद पैसे कमाने के चक्कर में ओवरलोड बसें हैं, बसों में अच्छे से इंतजाम नहीं किए गए हैं और यही बन रही है हादसे की वजह। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि क्या आज के बाद इन बसों की चेकिंग की जाएगी, बसों की चेकिंग के बाद ही उन्हें अप्रूवल मिलेगा और परमिट किस बिहाफ पर दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात कही कि आरटीओ सिस्टम का जो भ्रष्टाचार है वो किसी से छिपा नहीं है। एक तरह से कहा जा सकता है आरटीओ विभाग में अधिकांश लोग जो है वसूली करने के अलावा आपको रोड पे जो है खुलेआम वसूली करते दिख जाते हैं शहर की सीमा से बाहर। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद कई ऐसे सवाल है जो जिनके द्वारा जो है हम सीख सकते हैं, हम आगे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति के दौरान किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, ये सीख सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बस में कितने लोग सवार थे, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। कल आंकड़ा आया था 57 का कि 57 लोग उसमें सवार थे। यदि वो टिकट लेकर 57 थे तो जब जैसलमेर से बस निकली होगी, एक अमूमन हमने देखा है कि जो बस का मालिक है वो एक काउंटर पे टिकट बेचता है और वहां पे सवारियां बैठती है। उसके बाद जो परिचालक होता है, साथ में जो कंडक्टर होता है, वो अपने जो है पैसे कमाने के चक्कर में रास्ते में भी सवारियों को चढ़ा लेता है। तो क्या 57 ही थे या इससे ज्यादा थे? जबकि चिकित्सा मंत्री जी ने कल जो यहाँ पर बात करते हुए बताया था कि 35 से 40 लोग थे। तो ये कहीं ना कहीं एक असमंजस वाला आंकड़ा है कि अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि अंदर वास्तव में सवार कितने लोग थे, 57 थे, ज्यादा थे या कम थे। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो अपनी जगह पर खड़े हैं, इंतजार है जवाब का।
इंतजार है हादसे के कारण का। अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि वास्तव में हादसा हुआ क्यों। कई लोगों ने ये जो है कल एक अफवाह फैली थी कि वहाँ पटाखे भरे हुए थे। इसके बाद जैसा कि हमारे साथी सावलदार ने बताया कि एसी को जो है जुगाड़ से चलाया जा रहा था, तो एसी को अगर नई बस थी तो एसी को जुगाड़ से चलाने की आवश्यकता क्यों हुई? ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है। बिल्कुल, बस में तो बड़ी लापरवाही थी, लेकिन उसके साथ ही वहां पर जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसका देरी से पहुंचना भी एक बड़ा सवाल उठाता है। सावलदान, ये तो गनीमत रही कि यहाँ पर सेना नजदीक थी और कुछ लोगों को बचाया जा सका, नहीं तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। फायर सेफ्टी टीम पर भी अपने आप में सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों 30 मिनट या फिर 45 मिनट लग गए टीम को यहाँ पर पहुंचने में। सावलदान, आवाज मिल रही है आपको मेरी? यस, देखिए साफ तौर से देखा जाए तो सेना की जो एरिया पास में नहीं होता, सेना के जवान देवदूत बनकर नहीं आते, तो इस संख्या जो मृतकों की बढ़ जाती। लेकिन तत्काल वहाँ फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस की से पहले ही फायर देवदूत बनकर सेना के जवानों ने आनन फानन में अपनी सेफ्टी के साथ उनको जो गंभीर हालत में घायलों को बाहर निकाला। उसके बाद तत्काल जैसलमेर अस्पताल निजी वाहनों से, एम्बुलेंस से, सेना के जवानों से पहुंचा दिया। और साफ तौर से देखा जाए तो जो ये नॉर्मल बस थी उसको मॉडिफाई करके इस बस को तैयार किया गया था। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो जो चालक है वो कहीं ना कहीं बसों में 8वीं या 10वीं पास है, जिनके पास पूर्णतः लाइसेंस नहीं है, वो परिवहन विभाग के नियमों की अवहेलना करते हैं। बेसिक जो चालक है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, और जो हैवी उनके पास लाइसेंस होना था, परिचालक को सेफ्टी के साथ करना था। जो बस में इमरजेंसी गेट 2 होने चाहिए थे, लेकिन इस बस में और कई बसें ऐसी बेलगाम दौड़ रही हैं। इस बस में हादसे के बाद सब खामियां सामने आ रही हैं, लेकिन जो बस अब दौड़ रही सड़कों पर, मौत का सफर करवा रही है यात्रियों को, उन बसों में भी कोई प्रकार की सेफ्टी नहीं है, इमरजेंसी गेट नहीं है, फायर सिस्टम नहीं है। नॉर्मल बसों को मॉडिफाई बनाकर, एसी वाली बस बनाकर इस सड़कों पर इसको बेलगाम दौड़ा रहे हैं। बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ी लापरवाही है सावलदान जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, जिस पर अब अंकुश लगाने की बेहद जरूरत है। मैं लौटूंगी आपके पास। चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रशेखर, वो शव जो इस हादसे में जिनकी जान चली गई है, जिनकी पहचान होना भी बहुत मुश्किल है, उन्हें कहां पर रखा गया है और कब शुरू हो जाएगी डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया? देखिए, जो जानकारी मिली थी कि सुबह 9 शवों को जोधपुर लाया गया था। इसके अलावा जो डीप फ्रीजर है उनको जैसलमेर भेजा गया, जिनमें बॉडी रखी जाती है। अभी हमारे एक परिजन से बात हुई, उन्होंने बताया कि 56 लोग जो गाड़ी में सवार थे, 56 लोग, उनमें से 16 लोग जोधपुर लाए गए। 16 में से एक हुसैन नामक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी की दौड़ एम्बुलेंस में ही हार गया था, उसकी रास्ते में मौत हो गई थी। तो 15 लोगों का इलाज यहाँ चल रहा है। 20 लोगों की बॉडी वहाँ मिल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षित कितने लोग निकले, वो कहाँ हैं, क्या जैसलमेर में भी कुछ लोग भर्ती है, उनकी क्या स्थिति है, तो जो 20 लोग जो है उनकी क्या हालात है, वो एक अलग प्रश्न है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो लोग गंभीर रूप से जल चुके हैं, जो यानी कह सकते हैं कि उनकी लाशें जो है कोयला बन चुकी है, तो उनके परिवार के लोग भी उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो है डीएनए के माध्यम से जो है जांच की जाएगी, और डीएनए भी बहुत ज्यादा जो लोग जल गए, तो ऐसा जो कल हमारी बात हुई थी यहाँ पे एक्सपर्ट ने, व्यक्ति कितना ही जल जाए लेकिन उसका दांत है, जो दांत के अंदर डीएनए होता है, वो है जो है पहचान कराने में सक्षम होता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ से जो डीएनए किया जाएगा। चंद्रशेखर, ऐसी घटनाएं जो अपने आप में खौफ पैदा करती हैं, वही एक घटना रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस हादसे से सबक लेने की जरूरत अब देखना होगा कि आगे सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला